सुब्रता जी, मेरे दोस्त, कॉमरेड्स, दो दिन हमारा जो प्रोग्राम चला है लास्ट, ये बिल्कुल सक्सेस प्रोग्राम है। और इसलिए सक्सेस है कि आप सब लोगों ने इसमें भागीदारी करी है, बहुत सीरियसली डिस्कस किया है, और जो भी इनपुट आप दे सकते थे आपने बहुत ओपन माइंड से, क्योंकि ये जो हमारा फोरम है ये बच्चों के लिए तो बायस्ड है, नो डाउट अबाउट दैट, वी हैव टू बी बायस्ड, लेकिन ओपन माइंड है, या हर तरीके का क्रिटिसिज्म जो है वो सुना जाता है, समझा जाता है, डिबेट किया जाता है, और फिर जो कुछ भी बच्चे के लिए ठीक होता है उसको अपनाया जाता है। 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेकर, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा कि राइट टू एजुकेशन का मतलब है चाइल्ड सेंट्रिक, चाइल्ड सेंट्रिक। उन्होंने साथ में ये भी कहा पेरेंट सेंट्रिक नहीं, इंस्टीट्यूशनल सेंट्रिक नहीं, गवर्नमेंट सेंट्रिक नहीं, चाइल्ड सेंट्रिक। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पूरे मैप में चाइल्ड ही गुम है, बाकी सारे हैं। टीचर को क्या सुविधा होती है, उसके लिए स्कूल में आने की किस वक्त का टाइम होना चाहिए, पेरेंट के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, बच्चों को सुबह सुबह छोड़ देंगे 6 बजे 5 बजे है, क्योंकि उनको फिर ऑफिस जाना है। सरकार को क्या आराम मिलता है जिस चीज से, वो प्राइवेट स्कूल को पैसा कैसे कमाना है, वो उनकी सुविधा, और बच्चा गुम। सच्चाई ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइल्ड गुम है बिल्कुल मैप से, जिसके लिए सब कुछ है। तो इसलिए हमारा जो लोगों का कंसंट्रेशन है सर, वो एक्सक्लूसिवली चाइल्ड है। उससे चाइल्ड के हित में कुछ होता है और पेरेंट का कुछ नुकसान हो जाता है, चलेगा। गवर्नमेंट का कुछ नुकसान हो जाता है, वो भी चलेगा। स्कूल का कोई नुकसान होता है, वो भी चलेगा, लेकिन चाइल्ड का हित जो है वो पैरामाउंट। दैट शुड बी द पर्पस, एम एंड डायरेक्शन। जगदीश सर ने हमें बहुत एनकरेज किया है, मेरा सभी लोगों को स्पेशल थैंक है, लेकिन उनको एक डबल स्पेशल थैंक है। और मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत हूँ कि ये जो एलोकेशन है 6% सेंट्रल और 20% स्टेट्स वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो हमारा डिक्लेरेशन है, इसमें एक लाइन लिखी जा सकती है कि दिस शुड बी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड नो कॉम्प्रोमाइज। अभी जो हम लोगों का डिस्कशन हुआ है, डिबेट हुआ है, डेलिब्रेशंस हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हुआ है, और उससे हमने ये डिक्लेरेशन निकाला है, हैदराबाद डिक्लेरेशन। इसके पीछे जो प्राइमरीली हमारे दिमाग में था वो ये था कि लीगल फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो लीगल फ्रेमवर्क है, आज हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन के हिसाब से पानी की सुविधा होनी चाहिए, स्कूल में टीचर होने चाहिए, स्कूल में बिल्डिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास राइट टू एजुकेशन। वैसे तो अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट्स में कहा है, उन्होंने कहा है राइट टू एजुकेशन तो बर्थ राइट है। अगर बर्थ राइट है तो इसकी जरूरत क्या है इसके ऊपर कानून में आने की? ये तो बर्थ राइट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो फेलियर ही फेलियर हो रहा है सरकार के पार्ट पर। जब 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा था कि 10 साल के अंदर सारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 14 साल तक के स्कूल में आ जाएंगे, आए नहीं। उसके बाद आज 70-72 साल हो गए हैं, वो गिनती बढ़ती जा रही है। तो लीगल फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये जो डिक्लेरेशन है, इसमें आप देखेंगे ज्यादातर लीगल एंगल से चीजें लिखी, उसको एलोबरेट किया जा सकता है। जैसे नेशनल लॉ की रेगुलेशन पे क्या होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने मेरे ख्याल से कोविड के टाइम पे एक पूरा मैंने बिल बनाया था और अपने प्रधानमंत्री जी को भेजा था। टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल्स में हैं, उनको क्या सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्या सैलरी मिलनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने एक बिल बनाया था। वो भी प्रधान जी को मैंने भेजा था, प्रधानमंत्री जी को। ठीक है,
लेकिन क्योंकि उनका तो कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आता ना। अगर उनका इंटरेस्ट होता और इंटरेस्ट हो उनका और वो उसको एक्चुअलाइज करे तो शायद हम लोगों को शायद इतना बड़ा मीटिंग करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अगर हम उसको देखेंगे तो वो भी क्लास डिवाइड, ऐसा क्लास डिवाइड है जिससे कि जो मार्जिनलाइज्ड है वो फर्दर मार्जिनलाइज्ड हो जाएगी। आप जो मासिस के बच्चे हैं उनके लिए तो प्री एजुकेशन बात करते हैं आप आंगनबाड़ी में, और अभी सर ही कह रहे थे क्या वहां पे क्या सुविधा है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, और जिसके पास पैसे हैं वो ग्लोबल इंटरनेशनल और फलाना वो अपना 3 साल का बच्चा जो है वो अपना वहां भेज देंगे स्कूल के सिस्टम में। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो मुझे नहीं लगता कि जनता के हित में है। और जैसा प्रदीप जी ने भी बोला कि प्राइवेटाइजेशन का एक दौर चढ़ गया है, आंधी चल पड़ी है प्राइवेटाइजेशन है। पूरा एक तरीके से टॉनिक दिया जा रहा है लोगों के दिमाग में कि सरकारी सिस्टम टोटल फेल है, चाहे वो रेल है, चाहे ये है, चाहे वो है। सबको प्राइवेटाइजेशन कर दो, एकदम अमृत वो आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अमृत अभी तो सारा जहर ही जहर नजर आ रहा, अमृत तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए ये जो डिक्लेरेशंस के अंदर है ये लीगल फ्रेमवर्क के लिए, तो हम लोगों का ट्विन एक ये रहना चाहिए कि जो अच्छी चीजें हमारे लॉ में है, अभी आर्टिकल 21 ये डाला गया, इनकॉर्पोरेट किया गया, आर्टिकल 21 भी स्टैंड करता है। ऐसा नहीं है कि जो राइट टू एजुकेशन है वो सिर्फ 14 साल तक के बच्चे के लिए है। आर्टिकल 21 के हिसाब से सब लोगों का, एवरी पर्सन हैज ए राइट टू एजुकेशन। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया है? तो ये जो इनमें जो चीजें जहां अच्छी हैं उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये कि जो उसमें खामियां हैं, जैसे इसमें डिक्लेरेशन के अंदर है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 14 साल तक के लिए है, तो उसके बाद क्या होगा? अभी क्या हो रहा है, जो आरटीई में एडमिशंस हो रहे हैं बच्चों के, 8वीं के बाद उनको स्कूल बाहर निकाल देता है, या तो फीस दो नहीं तो जाओ। अब मुझे एक चीज बताओ कि एक बच्चा जो एक सिस्टम में 10 साल पढ़ा है, 8वीं और 2 साल कम से कम प्री प्राइमरी में 10 साल एक सिस्टम में पढ़ा है, उसको ऑल ऑफ ए सडन थ्रो कर दोगे, और वो एक मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट सिस्टम बेकार है, तो सब लोग जानते हैं वो कैसा सिस्टम है, लेकिन अगर उस सिस्टम में भेजोगे वो मैच कैसे करेगा? वो फिट नहीं बैठता। मेरे पास एक पेरेंट और बच्चे आए, उन्होंने कहा कि साहब एक बच्चे को हमने निकाल लिया था और इसको हमने अपने 7वीं में था या 8वीं में था, और उसको जो है हमने गवर्नमेंट स्कूल में भेजा। 5 या 6 दिन के बाद उसने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं स्कूल में। देयर इज समथिंग ना, समथिंग रॉन्ग। तो गवर्नमेंट सुनने को तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ उस एक्ट में देखोगे कि जो 6 से नीचे के बच्चे हैं उनको भी एक्सक्लूड किया हुआ उन्होंने। एक जगह लिखा है सेक्शन 11 में कि गवर्नमेंट उनके लिए अरेंजमेंट करेगी, लेकिन वो राइट नहीं है उसका। उसका नतीजा क्या हुआ कि आपने लिख दिया कि वो नहीं करेंगे, इंटरव्यू वगैरह नहीं करेंगे, क्या था वो जो इंटरेस्ट वाला प्रोविजन जो था, प्रोविजन था, उसको उस पे जब हमने हाईकोर्ट में केस किया और हमने कहा था ये एडमिशन नर्सरी में होता है तो नर्सरी में ही लागू होना चाहिए ना, कि किसी का एंट्रेंस एग्जाम ना हो। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन लॉ ये कह रहा है कि 6 से नीचे अप्लाई नहीं करता। इसलिए आप इंटरव्यू, अब वो पहली क्लास में अगर एडमिशन होता तो आप उसका इंटरव्यू नहीं कर सकते, आपको ड्रॉप लॉट से निकालना पड़ता है। वो एक माध्यम बना हुआ है, जो पैसे देने वाला है उसी का एडमिशन होगा उसके अंदर। तो इस तरीके से जो लॉज में खामियां हैं वो हमें पॉइंट आउट करनी चाहिए, और उनको ठीक करने के लिए हम, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, जैसे माइनॉरिटीज को अगर आपने लाना है राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये इंडिकेशन 2012 के जजमेंट में भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। तो एक तो 2 तरीके की लड़ाई है, एक तो ये कि जो कानून में अच्छी चीजें हैं उनको हमने कैसे अचीव करना है, दूसरा ये कि जो खराब चीजें हैं और जिनकी जरूरत है और उनको हमें कैसे लाना है। तो ये डिक्लेरेशन खासकर उन चीजों के लिए जो खामियां हैं और उनको कोशिश कर रहा है ये कि टू सम एक्सटेंट उसको किया जाए। दूसरा जो मैं एम्फेसिस करना चाहता हूं
कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एम्फेसिस करना चाहता हूं कि कम्युनिटी के साथ हम कैसे एंगेज हो। और मैं बहुत क्लियर हूं, मुझे कोई डाउट नहीं है, शायद यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब क्लियर है। ये हालात तभी बदलेंगे जब हमारे देश में हमारे आम पेरेंट्स उठ के खड़े होंगे और कहेंगे कि हमें लड़ाई करनी है, इसको बदलना है। हमारे एनजीओ और फलाना ऑफिसर्स और वकील कोर्ट में जाके केस कर लेगा, इससे ज्यादा बदलने वाला नहीं है। कुछ टोकनिज्म तो है, ये टोकनिज्म तो है, लेकिन बदलने वाला नहीं है। आप एक स्कूल के लिए गए किसी ऑफिसर के पास और आपने कहा था पानी नहीं है, उसने पानी का अरेंजमेंट कर दिया, या उसने यही कह दिया कि जाओ आप ही कुछ पैसे खर्च करके घड़े लगा के पानी लगा लो। सरकार का तो पता नहीं, मुझे बजट भेजना पड़ेगा, फिर उसका तो कौन ऑफिसर उसके ऊपर साइन करेगा, और कितने दिन में वो फाइल क्लियर होगी, और तब तक 2 घड़े की जगह 4 घड़े की जरूरत हो जाएगी, तो सिचुएशन वैसे ही रह जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी को कैसे, और वैसे भी हम कहते हैं कम्युनिटी इंटरवेंशन इन स्कूल एजुकेशन। तो बहुत बुरी हालत हो गई है, इसलिए भी बुरी हालत हो गई है जब हम अपने बच्चे को 50 किलोमीटर भेजने के लिए तैयार हैं। 3 साल के बच्चे को 50 किलोमीटर दिल्ली से गुड़गांव पता नहीं कहां तक वो जाता पढ़ने के लिए। तो कम्युनिटी क्या रहेगी? कम्युनिटी का मतलब तो क्या, कॉमन स्कूल सिस्टम। कम्युनिटी का मतलब क्या कि सारे बच्चे कम्युनिटी के नजदीक में जाए वॉक करते हुए, है ना, बस की जरूरत हो, कितना धुआं होता है, ट्रांसपोर्टेशन खुद एक एक्सप्लॉयटेशन का तरीका है। ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर्स है। तो कम्युनिटी को कैसे एंगेज करें, और कम्युनिटी को बगैर एंगेज करें हम कुछ नहीं करते, हम फेलियर है, टोटल फेलियर। 2 कदम आगे जाएंगे, 4 कदम पीछे हो जाएंगे। तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कशन किया और सब लोग सहमत थे। अभी तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे हमारे पेरेंट्स एसोसिएशन, आपके सीआरपीएफ को ऐसे पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में भी कहा जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस में। कभी आप लोगों को उसी तरीके से सोचता हूँ कि ऐसा ही आपको होना चाहिए, ऐसा ही फोर्स के बगैर कुछ नहीं होगा, क्योंकि फोर्स से ही आगे चीजें बढ़ती हैं। तो इसमें एक चीज मेरे समझ में आई है, हमने कल प्रपोजल भी रखा था और उसके लिए हमने कहा कि सब लोगों ने हाँ भी करी है। वो ये है, मैं आपको बताऊं, मैंने 2000 वैसे तो मैंने पिछले 25 साल में सैकड़ों पूरे देश के स्कूलों को विजिट किया होगा, गवर्नमेंट स्कूल, इतना प्राइवेट स्कूल को भी विजिट किया होगा। लेकिन खासकर 2019 और 2022 बीच में 1.5-2 साल जो कोरोना का रहा, वो थोड़ा प्रॉब्लम शूटर रहा। मैंने हरियाणा के कम से कम 8 से 10 जिले के गवर्नमेंट स्कूलों को विजिट किया 2019। मैंने राजस्थान के जो अलवर से जुड़े हुए, जो हरियाणा से जुड़े हुए एरिया है, उनको भी रिसेंटली मैंने विजिट किया। मैंने यूपी के स्कूलों को भी विजिट किया। मैंने और भी बिहार, अभी रिसेंटली मैं 1 हफ्ता इस चंपारण में गया और वहां पे मैंने स्कूलों से लाइव भी कर दिया, अपना वीडियो बना के भी मैंने सर्कुलेट किया और दिखाया कि क्या हालत है। तो मैं जो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं उस पर जा भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने कोर्ट में भी केस किया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मेरे को केस करना पड़ा और उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ थोड़ा सा, लेकिन वो इम्पैक्ट सफिशिएंट नहीं है। आपने कोर्ट से ऑर्डर करा दिया, पानी की टंकी रख दो बच्चे के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, पानी की टंकी लग गई। 1-2 दिन पानी भी आ गया। जब तीसरे दिन पानी नहीं आया टंकी के अंदर, या टंकी की सफाई नहीं हुई, फिर आपको एक ऑर्डर चाहिए, तो आप कहां तक ऑर्डर लाएंगे, कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ जो पेरेंट्स हैं, बस पेरेंट्स जो हमारे हैं, पेरेंट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेरेंट जिनके बच्चे जाते हैं, कम्युनिटी पूरी चाहिए, पूरी कम्युनिटी का इंटरेस्ट चाहिए, है? अगर आज चाइल्ड मैरिज पनप रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए पनप रहा है कि हमारी सोसाइटी सैंक्शन करती है, ऑनर क्लिक कर देती है। क्यों हो जाता है ऑनर क्लिक? क्योंकि उसको सैंक्शन नहीं करती सोसाइटी। तो जिस दिन सोसाइटी बच्चों के इंटरेस्ट के लिए खड़ी होगी, उस दिन नक्शा बदलेगा। तो अभी इसमें एक हमने ट्विन कैंपेन की बात सोची है, ट्विन कैंपेन, जिससे कि हम उनके साथ एंगेज होकर कम्युनिटी के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा चेंज लाए। जैसे मैंने बताया, मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया हरियाणा को लेके, उसने कोर्ट ने इंटरवीन भी किया, उसकी वजह से काफी करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, कुछ स्कूलें भी बनी।
ऐसा है। लेकिन बहुत सारे स्कूल और खराब हो गए इस बीच में। बिहार गए तो हमने पटना हाई कोर्ट को लिखा, पूरा फोटो वोटो देके कि साहब देखिए ये पोजीशन है, इसको आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ट्रीट करिए। उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिखा हमने, देखिए हमने ये स्कूल देखे हैं, विजिट करें, ये हालत है वहां पर, न सर है न टांग है स्कूल की, है? तो आप एक्शन लीजिए। उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। कोई बात नहीं, वो हम जानते हैं कि हम रेगुलर पिटीशन फाइल करके भी उनकी इंटरवेंशन मांग सकते हैं, लेकिन हम बहुत क्लियर हैं कि ठीक है, टोकनिज्म है ये। रेगुलर सिस्टम को चार्ज करने के लिए रेगुलर पेरेंट्स का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। स्कूल अगर आपने देखिए टीचर अपॉइंट करा दिए, जो हमने दिल्ली में सैकड़ों की तादाद में कराए कोर्ट की इंटरवेंशन से, हमने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस भी बहुत कराए कोर्ट की इंटरवेंशन से। आज भी कई स्कूलों की हालत खराब हो, अलग बात है। लेकिन एजुकेशन, जो स्कूल में एजुकेशन, अगर टीचर नहीं है तो पढ़ाने का मतलब नहीं है। लेकिन अगर टीचर है तो भी पढ़ाई नहीं हो रही है, ये कैसे आप इंश्योर करेंगे? मैं हमेशा ये बोलता हूं कि 25 साल मैंने लड़ के बहुत सारी चीजें इंप्रूव करी, लेकिन जहां मैंने 100% मुझे फेलियर हुआ है, मैं स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन नहीं इंश्योर कर पाता। मेरे टीचर्स हैं, मैं उनको उनकी भर्तियां कराता हूँ थोक रेट पे, बड़े खुश होते हैं वो। लेकिन जब मैं उनको बोलता हूँ कि तुम पढ़ाते नहीं हो, तो बहुत क्रिटिसिज्म मेरे को ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बुक करते हैं, साहब ये तो एंटी टीचर है। मतलब एक तरफ तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवाता हूँ जो जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और दूसरी तरफ जब मैं बच्चों की पढ़ाई की बात करता हूँ तो आप मेरे को बोलते हो एंटी टीचर है। तो इसमें जो ट्विन कैंपेन है जो, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो उसको सीरियसली लेंगे। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, वैसे तो वकील कभी गारंटी देता नहीं है, और जो देते हैं वो फ्रॉड होते हैं, लेकिन मैं आपको इस मामले में गारंटी देता हूँ कि इसका इम्पैक्ट 6 महीने में आप देख सकते हो। वो ये है कि अभी तक ये था कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं था हमारे पास, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं था और फंडामेंटल राइट भी नहीं था 21A, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते थे, चाहे वो इंडिविजुअल केस डाले, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई डाले। और हमने डाले भी 1997 से लेकर हमने इतने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाले हैं जो हमें खुद भी नहीं पता कि कितने डाले। वो डाल सकते हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद ये एक स्टैट्यूटरी राइट बन गया और कॉन्स्टिट्यूशनली सपोर्टेड है 21 और 21A से। आर्टिकल 14 भी आता है आर्बिट्रेरी और इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी को लेकर। तो इस स्थिति के अंदर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जो आपके तहसील की कोर्ट है उसके अंदर आप जाके केस कर सकते हो सरकार के खिलाफ। ये सारी प्रॉब्लम सरकार की है, आई एम वेरी क्लियर। वो सरकार सो रही है या क्या कर रही है, जगदीश सर बता रहे हैं, तो सोना भी तो उतनी खतरनाक है, इतना काम नहीं करना। फर्क क्या है उसके अंदर है? तो सरकार ही 1 पॉइंट दुश्मन है, और ये सारी उन्होंने ही क्रिएट करी है। अगर मैं खुद म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर एडेड स्कूल में पढ़ा हूँ, और ठीक था, सब कुछ अच्छा था। कैसे डिटेरियोरेट हुआ है धीरे धीरे, ये बिल्कुल डेलिबरेट है, जानबूझ के किया गया है, मिली भगत है। और उसका आज नतीजा क्या हो रहा है? प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे मजदूरी में भेजते हैं, लूट रहे हैं, हाथ धरना देके बैठे। बताओ वो अपनी नौकरी करेगा या और काम करेगा या प्राइवेट स्कूल के आगे खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा? क्या हो रहा है ये? और दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई नहीं है। 10वीं का बच्चा है, उसको अपना नाम हिंदी में नहीं लिखना आता, अंग्रेजी का। मैं कभी एक लड़की को, मैंने 12वीं क्लास की लड़की को सलम के अंदर अपना विजिटिंग कार्ड दिया, मैंने कहा बेटा इसमें क्या लिखा है? मैं पढ़ नहीं सकती, मेरा नाम नहीं पढ़ पाई।
ये शर्म की बात है, हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है, पूरे देश की शर्म की बात है। तो हमें कोर्ट को इस्तेमाल करके सरकार को हमें कटघरे में खड़ा करना। और अभी हमने उदाहरण के तौर पर हरियाणा में नुहू डिस्ट्रिक्ट छिरका तहसील के अंदर जब मैंने वहां विजिट किया तो एक पेरेंट तैयार हो गया और उसका केस हमने छिरका में डाला। और उसमें यह था कि 220 बच्चे, लड़कियां 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक पढ़ती हैं और एक टीचर है सिर्फ, और जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर 5 टीचर होने चाहिए। तो जब हमने केस डाला, कोर्ट ने भी बड़ा इंटरेस्ट दिखाया और उसके बाद उसमें नोटिस इशू किया चीफ सेक्रेटरी को। तो चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर, मतलब ये भी तो एक ही केस था, तो चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर पूरा हिल गया। उन्होंने अपने वकीलों को कहा कि साहब ये हमें तो निकालो इस केस से, मतलब चीफ सेक्रेटरी को ही निकाल दो तो बचेगा क्या उस केस के अंदर। और अगर चीफ सेक्रेटरी उसके अंदर पार्टी नहीं है तो पार्टी कौन बनेगा, है? तो जज की हंसने लगा। उसने कहा किसी भी तरीके से, क्योंकि ये लोग पता नहीं कहाँ का केस डाल देंगे ऐसे तो पेरेंट्स, और मैं कहाँ का फाइल लेके घूमता रहूंगा। मतलब अभी तो कुछ किया ही नहीं था, हंगामा हो गया। वो अलग बात है कि हम उसके बाद एक और केस डाला, लेकिन हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। जो पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट और जो हमारे बीच में एक आदमी चाहिए, जो आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो वहां पर उसको असिस्ट करे, हेल्प करे, मॉरल सपोर्ट दे, क्योंकि वो डरा हुआ है, वो कोर्ट में जाने से भी डरता है। और उसके अंदर कोई खर्चा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सूट फॉर मैंडेटरी इंजेक्शन होता है, इसमें 40-50 रुपए का खर्चा है। वकील को भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली वो प्लेंट बनाएगा, मतलब हम लोग बना के मदद करेंगे, वो साइन करेगा, हम उसके पेपर तैयार करके वहां जाके कोर्ट के रीडर को दे देंगे, वो जज साहब को दे देगा, जैसा डेट लगा गया। और जब वो डेट लगाएंगे तो वो पेरेंट खुद खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े हो सकते हैं, खुद खड़ा होगा, हाथ जोड़ के, सरकार मेरी लड़की पढ़ती है स्कूल के अंदर 5 साल से, स्कूल में पानी नहीं है, कुछ करिए। फिर आप देखो नजारा। तो मेरा समझ ये है कि पूरे हिंदुस्तान में यही स्थिति है, 19-20 का फर्क है, कहीं भी चले जाओ। हमने तो भैंसे और गायें भी बंदी हुई देखी है बिहार के स्कूलों के अंदर, कमरे के अंदर, क्लासरूम में। तो हमें ये इसको यूज करना, ये लीगल है। वो डिमॉन्स्ट्रेशन करें, धरना दे, वो मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ये एक ऐसा बटन है, क्योंकि आप एक चीज समझिए, आप सब लोग जानते हैं कि अगर सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी है आज, तो वो अदालत के अंदर। और वो आप चिट्ठियां लिखते रहो, आप बहुत सारे लोगों ने पता नहीं कितनी मोटी फाइल बना ली होगी चिट्ठियां लिखने, जवाब ही नहीं आया होगा। मैंने हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स को देखा है, जब मैं विजिट किया, कहने लगे सर हम तो पिछले 5 साल से हर महीने एक स्टेटमेंट भेजते हैं ऑफिस के अंदर, आज तक कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा मुझे एक स्टेटमेंट दे दे कॉपी, मैं कल हाई कोर्ट में देता हूँ, देख फिर क्या होता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है वहां पर। तो ये हमें करने की जरूरत है, और ये इंडिविजुअल पेरेंट अपने आप साइन करके भेजेगा। इसके लिए हम लोग कैंप्स लगाएं, सब लोगों को समझाएं, और वहीं से हम ईमेल से चीफ सेक्रेटरी को जो है वो नोटिस, वो स्टेचुटरी नोटिस कहलाता है, सेक्शन 80 CPC का स्टेचुटरी नोटिस होता है। एक नोटिस भेजना पड़ेगा पहले केस डालने से, और वो 2 महीने का नोटिस होता है, स्टेचुटरी नोटिस। पहले तो हम ये देखेंगे कि नोटिस भेजें, और हमें उम्मीद है कि नोटिस से ही ये सरकारें हिल सकती हैं, क्योंकि जब वो देखेंगे 5 लाख 4 लाख लोगों की ये नोटिस आ रहे हैं और ये सब केस चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि शायद उम्मीद मुझे है कि वहीं पे कुछ हो जाएगा, और नहीं तो फिर लोग केस डालना शुरू करेंगे, और फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको पूरी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ, ड्राफ्टिंग कोई करनी है, अगर कोई कोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, मैं आके खुद अपीयर हो जाऊंगा। मैंने जिरका कोर्ट में भी 5 तारीखें खुद अटेंड करी, सिर्फ जज को, क्योंकि वो पहला केस था देश का, वो राइट टू एजुकेशन का पहला केस था, जहां सरकारी स्कूल का पेरेंट राइट टू एजुकेशन में तहसील जिरके में गया था, मतलब जिला लेवल पे गया था, और उसको मैंने हर चीज समझा दी, क्योंकि क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक तो इसमें नोटिस देना है पहले 2 महीने का, वो काम करना है, और 2 महीने के बाद उसको स्टेचुटरी नोटिस कहते हैं, और 2 महीने के बाद फिर उसकी प्लेंट फाइल करते हैं। तो मैं आपको हर कदम पे, हर स्टेप पर, आप मुझे कहीं मीटिंग के लिए भी बुलाएंगे, कहीं डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब लोगों के बीच में करना है, उसके साथ बैठ के वो नोटिस तैयार करने हैं, मैं आपके साथ बैठ के नोटिस भी तैयार करने के लिए तैयार हूँ। और आजकल तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप मुझे ईमेल से भेज दें, मैं आपको भेज दूँ, हम लोग वैसे बात कर सकते हैं। तो ये जो सुविधा है, और इसका सुविधा का हम लोगों ने कोरोना के टाइम में
तो हमने आईपा को रियली जन्म दे दिया वेबिनार की वजह से। ये तो शायद अच्छी बात तो नहीं है कि कोरोना है, लेकिन अगर कोरोना नहीं होता तो शायद ये जो वेबिनार का जो आइडिया है, वाइब्रेंट आइडिया, ये शायद उस नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि मैं और ज़्यादा चीज़ों पे एम्फेसिस नहीं करना चाहता, क्योंकि सब जो लोग भी जिन लोगों ने भी बोला है वो सब मजबूत है और मेरे से डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं जब अभी कुछ भी A to Z करना है। बिहार में मैंने बिहार के भी केस में, बिहार में भी एक व्यक्ति था जो जिसने मुझे वीडियो भेजे थे वहाँ के, उसके बाद में गया बिहार और मैंने उसके वीडियो से फिर उससे बात करी उत्कर्ष ने और मैंने, और फिर हमने यहीं से बैठकर, दिल्ली से बैठकर ही सेक्शन 80 के नोटिस जो है बिहार के चीफ सेक्रेटरी को भेजा और तभी हमने प्लान किया कि हम अब बिहार चलेंगे। और बिहार गए, हम बहुत कम्युनिटी में बात करी, स्कूल में बात करी, बच्चों से बात करी और उसके बाद जब हम वहाँ से आए हमें बड़ी उम्मीद थी कि बड़ा कुछ हो जाएगा, लेकिन किसी ने आगे कोई स्टेप नहीं लिया। वो बंदा जिसका नोटिस लिखा था, अभी हमने कल परसों बात करी तो पता लगा काठमांडू में बैठा। काठमांडू से थोड़ी लड़ाई करेगा तो ये एक तो पार्ट ही है। इसका एक पार्ट तो ये जुडिशरी वाला, एक पार्ट हो रहा है क्योंकि इसमें तो पेरेंट इन्वॉल्व होगा ना। दूसरा इसका पार्ट है स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने, वो ये है कि स्टूडेंट्स पोस्ट कार्ड लिखें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, पोस्ट कार्ड, और उसमें लिखें कि अच्छी बात भी लिखें, कोई अच्छी है स्कूल के अंदर, कोई टीचर अच्छी है उसके बारे में लिखें और जो कमियां हैं उसके अंदर वो उसके अंदर लिखें। तो ये जो पोस्ट कार्ड, मतलब बच्चे पोस्ट कार्ड के थ्रू एंगेज हो, पेरेंट्स जो है वो लिटिगेशन के लिए एंगेज हो, तो फिर बचेगा क्या? तो मुझे लगता है इसको हमें करना चाहिए और इसको सोशल मीडिया में भी रेगुलरली डालना चाहिए। जब वो बच्चा लिख रहा है उसका वीडियो बना के डालो, जिससे दूसरे को भी समझाने की जरूरत है ना। आप देखो ना, दिमागी ब्रेन में डालना बहुत जरूरी है। आज हमारे देश में जो ब्रेन में डल रहा है वो क्या है आप लोगों को पता है, और उससे क्या नतीजा हो रहा है, क्या डलना चाहिए, क्या हो रहा है। तो हमें भी कोई अच्छी चीज डालने की कोशिश करनी चाहिए और अगर डलती है तो नेचुरली उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और ये दो ट्विन वाला जो है, क्या आप लोग मेरे से सहमत हैं? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा पेन तो लेना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को भी बहुत एक्सपीरियंस होगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20-30 साल से मतलब देख रहे हैं कि यार कुछ बदले हैं, सोचते रहे बदले, लेकिन वो तो नीचे जा रहा है, तो शायद वो उसको बदलते हुए देखकर उनको भी एक हौसला लगे और इसी से हम लोग सीखते हैं। फेलियर भी है हमारे काम में और सक्सेसेस भी है, दोनों एक कंटिन्यूअस साइकिल की तरह जो है वो चलते हैं। तो मैं यही अपनी बात को खत्म करता हूँ और एक बार जो है जगदीश सर को खासकर मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत एनकरेज किया है और बहुत स्पष्ट तरीके से इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, कुंभकर्ण किस तरीके से सोया हुआ है, ये जगदीश सर ने हमको बताया और हम जानते हैं कुंभकर्ण को कैसे जगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।